तो जैसे कि आपको पता है हम जी रहे 21st सेंचुरी में और आज के समय पे हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वही हमारे पूर्वज जो स्टोन एज एरा के लोग थे वो खाना ढूंढने तक के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती थी और आज हम लजीज खाने से सिर्फ एक क्लिक दूर है। अगर हम बात कर ही रहे हैं ऑनलाइन ऑर्डरिंग की तो मेरी लास्ट वीडियो थी जोमेटो के ऊपर, तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे आ गया। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी के बारे में जिसका नाम है नेस्ले। सो द स्टोरी बिगिंस इन 1866 जब स्विट्ज़रलैंड के दो एंटरप्रेन्योर्स अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे। उसमें के पहले थे चार्ल्स पेज जो एक यूएस कंसल्ट थे और उन्हें स्विट्ज़रलैंड की ग्रीन विडोज और मोटी मोटी काउज बहुत पसंद थी। चार्ल्स का ऐसा सपना था कि उन्हें मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने की फैक्ट्री खोलनी थी और वो गेल बॉर्डन इनसे बहुत इंस्पायर्ड थे और इसीलिए उन्होंने अपने सगे भाई को गेल बॉर्डन की इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुछ सालों पहले भेजा था। वो इंडस्ट्री क्या करती थी कि पानी इवोपरेट करके दूध में शुगर मिक्स करती थी। कुछ ही सालों में चार्ल्स के भाई ने बॉर्डन के सारे मेथड सीख लिए और कुछ ही सालों बाद दोनों भाइयों ने मिलकर एक एंग्लो स्विस कंडेंस मिल्क कंपनी की खोज की और उनका ऐसा सपना था कि वो ब्रिटिश एम्पायर के सबसे बड़े मिल्क प्रोवाइडिंग कंपनी बने। ठीक उसी समय साउथ वेस्ट में करीब 100 माइल्स की दूरी पर एक जर्मन इमिग्रेंट थे जिनका नाम था ग्रेट हेनरी नेस्ले और चार्ल्स की तरह हेनरी भी डेयरी प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित थे और नेस्ले फैमिली के 14 बच्चों में से हेनरी ऐसे थे जिन्हें यूएस के इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में पता था और उन्होंने कई साल लगाए ब्रेस्ट मिल्क के सब्स्टिट्यूट को ढूंढने और इसी मेहनत का नतीजा था कि 1867 से हेनरी का फराइन लैक्टे जो था वो स्विस सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और इसके कुछ सालों बाद 1871 में पूरे वेस्टर्न यूरोप में हेनरी का इन्फेंट फार्मूला था वो बिकने लग गया और इनकी कंपनी डेली 1000 कैन्स बेचने लग गई और कुछ महीनों में तो वो 1000 कैन से 2000 कैन्स पर डे बेचने लग गए। पर 1877 में नेस्ले के सामने आए उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स जो थे पेज ब्रदर्स। अब एक तरफ हेनरी ने अपना कारोबार पूरे वेस्टर्न यूरोप में फैला दिया था और दूसरी जगह जो पेज ब्रदर्स थे वो पूरे वर्ल्ड में अपना कंडेंस मिल्क बेच रहे थे। अब पेज ब्रदर्स उस मुकाम पे थे कि वो ब्रिटिश एम्पायर के प्राइमरी सप्लायर बन गए थे और 1877 तक वो यूएस और कॉन्टिनेंटल यूरोप मार्केट में भी आ गए थे। अब पेज ब्रदर्स इतने से संतुष्ट नहीं थे। अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए उन्होंने खुद का फॉर्मूला बेचना शुरू कर दिया, पर ये चीज़ हेनरी नेस्ले के लिए जंग का ऐलान थी। इसीलिए हेनरी ने नेस्ले का कंडेंस मिल्क बेचना शुरू कर दिया। आगे 30 साल तक दोनों कंपनियों ने बहुत ग्रोथ की, पर एज कॉम्पिटिटर्स। अब दोनों कंपनियों के मालिक इतना स्वाभिमानी थे कि ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये कंपटीशन उनकी बॉटम लाइन को फ़र्क कर रहा है और कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज अफेक्ट हो रही है। कुछ ही सालों बाद 1905 में तीनों का यानी हेनरी नेस्ले और पेज ब्रदर्स इनका निधन हो गया। अब दोनों कंपनियों के डायरेक्टर्स ने ये फैसला लिया कि दोनों कंपनीज को मर्ज किया जाए। अब एक नई कंपनी फॉर्म हुई और उसके पास 20 फैक्ट्रीज थी और कुछ ही देर बाद लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि कैन मिल्क कितना ज़रूरी है। फिर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज के कारण और इंटरनेशनल अफेयर्स के कारण नेस्ले डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही थी और इसी के चलते नेस्ले के हाथों से वो 20 फैक्ट्री चली गई। इसीलिए नेस्ले ने डिसाइड किया कि यूएस में फैक्ट्री खरीदेंगे और 1917 में नेस्ले के पास करीब 40 फैक्ट्रीज हो गई थी और 1920 तक करीब डबल यानी 80 फैक्ट्रीज नेस्ले के पास हो गई थी और वर्ल्ड वॉर 1 ने नेस्ले को एक सीख दी कि अपने सारे फल एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। 1930 में यानी 1930 में नेस्ले ने एशिया और लैटिन अमेरिका में भी अपनी फैक्ट्रीज खोली और इसी ने नेस्ले को वर्ल्ड वॉर 2 सर्वाइव करने की शक्ति दी और इन्हीं बड़ी जगहों पे कंपनी खोलने के कारण ये लोग वर्ल्ड डिप्रेशन के वक्त भी बचे रहे और इसी बीच इन्होंने अपना सबसे जाना माना प्रोडक्ट जो कि नेस्कैफे है वो लॉन्च किया। नेस्कैफे का आइडिया नेस्ले को ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट से आया और ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो उनके बल्क में जो कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसका इस्तेमाल करे, पर ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि नेस्ले क्यूब्स में कॉफ़ी बेचे। पर नेस्ले ने ये डिसाइड किया कि वो एक सॉल्यूबल पाउडर फॉर्म में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। यूएस में नेस्ले ने अपना प्रोडक्ट 1938 में लॉन्च किया था
और करीब करीब एक साल के अंदर दैट इज़ 1939 में यूएस का सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोवाइडर बना नेस्ले। अब जब नेस्ले नंबर 1 कॉफ़ी प्रोवाइडर हो गई तभी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई पर सप्लाई कम हो गया ग्लोबल डिस्ट्रक्शन के वजह से। अब नेस्ले वापस मार्केट में आया 1941 में जब यूएस ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नेस्ले ग्रो करने लग गया। अब वर्ल्ड वॉर 2 नेस्ले के लिए इतना प्रॉफिटेबल हुआ कि कुछ ही सालों में उन्होंने यूएस की छोटी छोटी कंपनीज खरीदना भी शुरू कर दिया। ऐसे ही छोटे छोटे प्रोडक्ट्स खरीदते खरीदते 1947 में नेस्ले ने अपना सबसे बढ़िया प्रोडक्ट खरीदा, दैट इज़ ऑफ कोर्स मैगी। और करीब करीब एक साल बाद उन्होंने 2 और प्रोडक्ट्स की खोज की विच इज़ नेस्टी एंड नेक्विक। और इन सारे प्रोडक्ट्स को पॉपुलैरिटी गेन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। करीब करीब अगले एक दशक तक नेस्ले नंबर 1 ब्रांड बना। नेस्ले ने अपना सबसे बड़ा कोलैब किया एक फ्रेंच कॉस्मेटिक ब्रांड से जिसका नाम था लॉरियल और उन्होंने लॉरियल के 30% शेयर्स खरीद लिए। और इसके करीब करीब 3 सालों बाद नेस्ले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया। यूएस नेशनलिस्ट ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो गलत मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। हर जगह नेस्ले का बॉयकॉट होने लगा और ये जल्द ही पूरे यूरोप में फैल गया। इसके बाद उन्हें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी डिमांड्स पूरे करने पड़े। और सबसे बुरी बात, आज तक वो बॉयकॉट चला आ रहा है और 80s के दौरान वो अपनी कंपनी को एक्सपांड करने के चक्कर में और प्रोडक्ट्स खरीदते गए जैसे कि किटकैट। और इसी दौरान नेस्ले ने एक्सप्रेसो सिस्टम की भी खोज की और कुछ ही सालों में जो कि है 1992 में नेस्ले उतरी मिनरल वाटर की इंडस्ट्री में और वो बन गई बॉटल वाटर की सबसे बड़ी प्रोवाइडर। नेस्ले जितनी पॉपुलर है उसकी कंट्रोवर्सीज उतनी ही ज़्यादा है। कुछ सालों पहले मैगी पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगे थे कि वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। उनके कुछ प्रोडक्ट पे ऐसे इल्ज़ाम है कि वो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग इसके शिकार है और इसके तहत उनको सज़ा भी हुई है और इस केस के लिए उन्हें एक वेब पेज बना के भी माफ़ी मांगनी पड़ी है ग्लोबली। बट स्टिल नेस्ले इन सारे कंट्रोवर्सीज के बावजूद सबसे टॉप पे रही है क्योंकि उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बाय किया और इन्हीं ब्रांड्स के वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी हासिल हुई। चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सीज हो, उनके वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से कोई भी नेस्ले के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता है। आई होप दिस वीडियो वॉज फ्रूटफुल इनफ फॉर यू। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड क्लिक द बेल आइकन। तो अगर आपको ऐसी केस स्टडीज सुनने में मज़ा आता है और आप इंटरेस्टेड हो ऐसे केस स्टडीज़ में तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। वी कीप ऑन पोस्टिंग सच इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट फॉर यू ऑल। Thank you so much.